रिकॉर्डिंग के लिए कोई ठीक है। अब आप समझिएगा और इसका टॉपिक लिख लीजिए, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड ईदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। गवर्नमेंट शेड्यूल 2 में बता रही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। हम जो बोलेंगे उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा और हम जो बोलेंगे उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोला। गवर्नमेंट विल रिमूव द कंफ्यूजन। समझ रहे हो? तो लिख दिए एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड ईदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड either as supply of goods or supply of service. Okay. एंड एक बार प्लीज बड़े ही प्यार से एक बार इसको रीड करिएगा, पहले पेज को बताइएगा आपको समझ आया कि नहीं। हाँ, एग्जाम्पल भी पढ़ लो। पढ़ लिया बच्चे? बेसिकली द इंटेंशन ऑफ शेड्यूल 2 इज लाइक देयर आर मेनी ट्रांजैक्शन जिसमें गुड्स भी होते हैं, सर्विस भी होती है। देयर इज कंफ्यूजन। गवर्नमेंट के पास एक्सपीरियंस है, पहले वैट चलता था, सर्विस टैक्स, तो गवर्नमेंट ने बोला पहले ही एक शेड्यूल बना दो और मार्केट में क्लैरिटी ले आओ कि भाई किस चीज को हम गुड्स बोल रहे हो, किस चीज को सर्विस। ठीक है बच्चे? आज के टाइम पे आप बोलोगे सर उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, सीजीएसटी। लेकिन बेटे कोडिंग भी तो होती है ना एक चीज, कि आप क्या बेच रहे हो आपको क्लियर तो होना चाहिए। कि आप सप्लायर ऑफ सर्विस हो या सप्लायर ऑफ गुड्स हो, क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना। तो वही है। अब आइए, सबसे पहला ये पैरा 1 है। ठीक है, मुझे नहीं पता हमें इसको नोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक बार देखते हैं हाउ इट गोस। आई मीन आपको नोट्स में तो उसको डालना होगा, बट अभी डालना है नहीं डालना देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं वो क्या बोल रहा है। ट्रांसफर क्या चीज है? ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? गुड्स होगा, सर्विस होगा? गुड्स है। एग्जाम्पल पढ़ लो, शिवाजी सेल रेडीमेड गारमेंट। भाई सब लोग गुड्स ही तो है। अगला क्या है? ट्रांसफर ऑफ राइट्स इन गुड्स या अनडिवाइडेड शेयर इन द गुड्स वेट विदाउट ट्रांसफर। जैसे कि जीनियस इक्विपमेंट लिमिटेड गिव्स अ मशीनरी ऑन रेंट। ये तो आपको खुद ही पता लगा, किराए पे दे रहा हूं भाई। अगर मशीनरी बेच रहा होता तो गुड्स होता, मशीनरी किराए पे दे दूंगा तो सर्विस हो जाएगी। अगला पढ़िएगा एक बार, कुछ नहीं करना मैंने इसमें। फ्यूचर डेट पे जो एसेट है वो आपका हो जाएगा, जैसे हायर परचेज होता है। ठीक है, मैं तुम्हें आज ही एसेट दे रहा हूं, पर 5 इंस्टॉलमेंट दोगे, मालिक तब बनोगे। तो ओरिजिनली आपको क्या लग रहा है वो क्या चीज? गुड्स ही है। समझ रहे हो? सप्लाई ऑफ गुड्स ही। मुझे बताइए, समझ आया? एग्जाम्पल पढ़ लीजिए। एग्जाम्पल पढ़ लोगे तो बस केस स्टडी इस तरीके से बस निकल जाएगी। कम आता है शेड्यूल 2 से, बट केस स्टडी बनकर आ सकता है कि वेदर इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। नहीं कह सकता है फाइनेंसिंग के अंदर, और उसके अंदर इतना ऑर्गेनाइज है कि जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट होगा वो प्लस जीएसटी सर्विस है। अगर मैं तेरे को आज किराए पे दे रहा हूँ, वैसे तो 100 रुपए का है, पर अगर मैं तेरे से 120 रुपए ले लूँ तो उस 120 के अंदर 100 + 20 की बाइफर्केशन नहीं है मेरे पास। और अगर इंटरेस्ट है तो वो तो फाइनेंसिंग अरेंजमेंट हुआ। इतना गहरा किसने था? रियल लाइफ में बिल्कुल जाते हैं। समझ रहे? लेकिन अभी क्या है तेरा, कि इन फ्यूचर यू गेट द पोजेशन, यू विल बिकम द ओनर, तो गुड्स ही है। समझ रहे हो? सिंपल रखा होगा। क्लियर है बच्चे? पहले वाली टाइटल की जरूरत, इफ यू आर बिकमिंग द ओनर ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड, तो वो गुड्स है। पोजेशन होने से कुछ नहीं होता। मैं अपना मोबाइल जिससे को दे दूं, पोजेशन दे दिया मैंने, देखो। ठीक है, और मालिक मैं ही हूं, तो वो गुड्स सप्लाई नहीं है। नहीं, ठीक है। हम्म। पेमेंट के अंदर क्या क्लॉज होता है? आपने बड़ा साइंटिफिक वर्ड तो यूज कर लिया, पर नॉर्मल धंधे के अंदर सोचो। किसी पर हाँ क्या, आप ही बोलो ना। पोजेशन ट्रांसफर कर दिया, मालिक कौन है? मालिक आप ही हो, तो पोजेशन क्यों ट्रांसफर कर? प्लेस में क्या होता है?
आप जब कोई वॉलंटरी अपनी वोट आपके लिए मैं बेच दिया। बेचना नहीं है, बट आपने विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप अगर आप अपना वोट दे रहे हो, क्यों दिए गुड, वही पूछ रहा हूँ। ऐसे ही लोन लेने पे होता है कि हाँ, वो हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन होता है एसेट आपके पास रहता है, प्लेज होता है गिरवी आप उसके पास रहता है वो। हाइपोथिकेशन में अलाउड होता है। ये मेरे को क्यों याद है, कोलकाता में आप देखोगे, इसलिए बता रहा हूँ आपको, मैं भूल चुका हूँ वो टेक्निकल वर्ड, वो याद कर लो पढ़ लो तो समझ आ जाता है। आप कोलकाता में जाओगे ना, गए कोई बच्चा कोलकाता में, वहां पे आप एम्बेसडर देखोगे ना, उसमें पीछे लिखा होता है हाइपोथिकेटेड टू यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। मतलब उसने वो जो टैक्सी लिया है ना, वो लोन पे लिया है, लेकिन वो एसेट उसके पास ही रहता है। दैट्स कॉल्ड हाइपोथिकेशन। प्लेज क्या होता है, वो गाड़ी भी उसके पास अगर रखवा दी तो उसको प्लेज बोला जाता है। पर उससे कोई लेना देना नहीं है अभी। आप अगला पॉइंट बताइए क्या है। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर आप पढ़ लीजिए, आप बता दो क्या बोल रहे हो। किराए पे दे रहा है तो भाई सर्विस ही तो होगा ना। ठीक है, दोनों पॉइंट पढ़ लेना बेटे एक बार। आ जाएगा, 5B वही है। और वही मैं तो बता ही चुका हूँ, बना हुआ घर है, बेच रहा हूँ तो नहीं है वो कुछ भी, बट धीरे धीरे वो चीज है, तो दैट्स सप्लाई ऑफ सर्विस। सेकंड पढ़ लिया बच्चों ने लैंड एंड बिल्डिंग का। नेक्स्ट क्या है सर, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस। हाँ जी, कहाँ पे लिखा है। ईजमेंट भी कोई ऐसा ही टर्म होगा इसमें। ठीक है, ऐसा कुछ वो नहीं। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस क्या हो गया भाई, मैं क्या करता हूँ, गाड़ी बनाता हूँ, लेकिन पेंट के लिए आपकी फैक्ट्री में आता है, आप पेंट करिए और वापस दे दो। यानी कि मेरे पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस का कोई एक प्रोसेस आप कर रहे हो, आपकी अपनी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो आपको जॉब वर्कर बोला जाता है। इसको जॉब वर्कर, जॉब वर्कर थोड़ा सा छोटे लेवल के होते हैं, बड़े के भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। यानी कि ये जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, उसका एक प्रोसेस के लिए मैं किसी और इंसान को देता हूँ। जैसे अगर मैं पाइप्स बना रहा हूँ तो गैल्वेनाइजेशन ऑफ पाइप, उसका पेंट करने का पाइप के लिए आपके पास जाएंगे, वापस आ जाएंगे। आप मुझे बताओ आप किसका चार्ज लोगे, सर्विस का ही लोगे। आपने पेंट कर दिया, जो भी कर दिया, सर्विस, सामान तो मेरा ही है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस को क्या माना जाता है, सर्विस। एग्जाम्पल भी पढ़ लीजिए एक बार। थर्ड वाला पढ़ लिया, फोर्थ भी पढ़ लीजिए फिर। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, जैसे ऐसे पढ़ लोगे आपको एक खुद से ही आपको पता लग जाएगा भाई ये गुड्स लग रहा है या सर्विस लग रहा है, समझ रहे हो। ऐसा मेरा कुछ इसमें वो नहीं है इतना। हाँ जी, नहीं लिखना नहीं, वो तो आप कह रहे थे ना घर पे लिख लोगे। एक बार मैं एक बार ये खत्म करा देता हूँ, फिर मैं आपको लिखने का टाइम दे दूँ। ठीक है, नहीं तो वो बहुत लंबा, मतलब पता लगे खत्म ही ना हो। 39 पे एग्जाम्पल समझ आ गया। हाँ जी, कौन सा वाला। 39 में जैसे सपोज कर, अगर मैं ये एसी को, अगर मैं एसी को घर ले जाता हूँ फॉर यूज, आई एम नॉट सेइंग मैं परमानेंटली इसका मालिक बन रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको 6 महीने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं इसको यूज करने के लिए ले जा रहा हूँ, तो इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, सर्विस माना जाएगा, सर्विस को। अगर ये मेरा हो गया, अभी एड्यू जंक्शन का है, बट दैट बिकम्स प्रॉपर्टी ऑफ माइन, देन दैट सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि तो सेल होगी, तो सर्विस, ओनरशिप का ही क्या। ठीक है, अगला पढ़िएगा। वो माइक के लिए लगाइए ना, बोलता हूँ मैं तो उसके लिए। नहीं, अगर ये चीज पता है तो उसको बंद नहीं कर पाऊंगा ना, वो उसे बोल रहा था। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़िए एक बार, 40 पढ़ लो बेटे, आराम से ही पढ़ लो इसको, कोई दिक्कत नहीं।
गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट्स, ceases to be a taxable person। मतलब भाई तुमने दुकान बंद कर दी, मे बी बिकॉज ऑफ अमालगमेशन, ट्रांसफर, वट एवर रीजन, तो जो गुड्स तुम्हारे वो तो सप्लाई ऑफ गुड्स ही मानूंगा। इसमें आईटीसी क्लेम होगा। वट एवर रीजन, आईटीसी सर्विस पे भी हो सकता है, कुछ भी किसी भी हो सकता है, ठीक है। गुड्स के ऊपर अगर भाई सीधा पहले बोल रहा था गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट्स, सप्लाई ऑफ गुड्स ही मानूंगा। कही क्लियर है। पॉइंट नंबर 40 पढ़ लो एक बार। एक्सेप्शन का कुछ ऐसा करना नहीं है, बस याद करके चलना। गोइंग कंसर्न में अगर हो रहा है तो क्या होता है कि ना आईटीसी भी ट्रांसफर हो जाता है। मेरी दुकान बंद हो रही है, मेरे पास आईटीसी है और मैंने आपको दे दिया तो आईटीसी ट्रांसफर हो जाता है। तो मेरे को सप्लायर क्यों बुलवा रहे हो ना, मैं कौन सा आईटीसी ले रहा हूँ, वो बंदा ले रहा है, गुड्स उसके पास है, उसी उसके डिस्ट्रॉ उसी के बात करो ना। नहीं बन, बताइए क्लियर है बच्चे। ओके, 5B पे आने वाले हैं। 5A पर देखिए एक बार। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, प्रेकनेट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस and educational institution, permitting use of immovable property for vending dispensing machine, सारा सर्विस ही है। क्लियर है। नाम लिखे कोई ऐसे कोई याद भी नहीं करना है आपको, पढ़ के पता लग रहा है सर्विस है, बस उतना ही। 5B इज इंपॉर्टेंट। 5B क्या था बच्चे, अगर मैं आपको बोलूं मान लो डीएलएफ है या इधर कोई इंफ्रा, जैसे आपने देखा जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, क्या नाम है एक भूटानी इंफ्रा के बहुत ज्यादा मार्केटिंग है, ठीक है। तो भूटानी इंफ्रा बने बनाए घर बेचता है या बनाता भी होगा पार्ट पेमेंट, वट एवर वेज, ठीक है, बोथ बिजनेसेस आर ओपन टू इट। तो अगर तुम्हें घर बनाते बनाते आपसे पैसे ले रहा हूं, क्या इस पे जीएसटी होता है, पहला सवाल तो ये आंसर इज यस। इसको कौन सी सर्विस बोला जाता है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। तो क्या हो गया, ये सर्विस हो गया ये, तो जीएसटी लग रहा है और है। बट अगर मैं बना हुआ घर बेच रहा हूं, जैसे हमने एक नीचे देखा 3rd फ्लोर है, ठीक है, तो कह रहे थे कि अब इसको खरीद लो, तो अगर वो मुझे बना बनाया जो प्रॉपर्टी है वो बेच देते, तो उसको क्या उस पे जीएसटी लगता है, नहीं लगता। नहीं इसमें नहीं होता। नहीं लगता, रीजन के साथ जस्टिफाई करना क्यों। तो बना ले रहे हो ना। तो बना ले रहा हूं तो क्यों नहीं लगेगा, जस्टिफाई विद अ सेक्शन, विद अ प्रोविजन, विद अ सम लॉजिक। नेगेटिव लिस्ट से बाहर भी हुआ था, और आप ये भी कह सकते हैं क्या वो जो नीचे का फ्लोर है क्या वो गुड्स की डेफिनेशन में आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या वो सर्विस की डेफिनेशन में आ रहा है, आ रहा है, बिकॉज एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विस। बट आपने बिल्कुल ठीक बोला, पर सर हम उसके बाद शेड्यूल 3 में गए थे और शेड्यूल 3 में बोला गया था प्रॉपर्टी बेचोगे तो वो नेगेटिव लिस्ट। क्लियर है जी। पर यहां पे क्या है, ये कह रहे कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर, इस चीज को क्या बोला जा रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन एक चीज सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानी जाएगी, एक्सेप्ट व्हेन द एंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट। भाई पूरा घर बनने के बाद पैसा ले रहा हूं, तो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस। समझ आया आपको, रीड करिएगा इसको, इतनी नॉलेज डेवलप रहनी चाहिए। अभी एग्जामिशन चैप्टर है, कई चैप्टर एक दो आएंगे जब ये सारी बातें यूज होंगी। पूरा घर ना पहले का अगर पूरा घर से पहले की सर कैश पे भी पेमेंट। इट हैज टू बी अकाउंटेड नो, तू मुझे कैश बोल रहा है, अंडर हैंड की बात तो होगी नहीं ना इधर। तूने पैसा ले लिया तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। हम्म, लीज पे तो इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, जैसे जगह आपने लीज पे ले रखे तो सप्लाई ऑफ सर्विस, बिकॉज रेंटिंग इज अ सर्विस। कहिए बच्चे क्लियर है। जैसे रोड डैम ब्रिजेस बन रहे हैं, इतने बड़े बड़े ऐसे डैम्स बनते हैं, रोड्स बन रही है, क्या लग रहा है आपको, इज इट अ सप्लाई ऑफ सर्विस और नॉट, इट इज सर्विस। मैं रोड बनाते बनाते पैसे लेता हूँ सरकार से, बिल्कुल सर्विस है। पूरी रोड बनने के बाद थोड़ा ना लेता हूँ पैसे, समझ रहे हो। एयरपोर्ट बन रहा है, मॉल बन रहे हैं, तो ये जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स है जो पैसा ले रहे हैं सर्विस। इस सरकार ने बस किस चीज को बाहर करा हुआ, बना बनाया बेचने पे बात। कहिए क्लियर है बच्चे। ओके, बस इतना ज्यादा कुछ है नहीं बेटे, पॉइंट नंबर सी पढ़ लो।
डी भी पढ़ लो, ये सारे सर्विसेज ही हैं। सी डी पढ़ लो एक बार। टेम्पररी ट्रांसफर बोल रहे, कुछ टाइम के लिए दे दो, ठीक है। तो क्या चीज माना जा रहा है बच्चे? अगर आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो क्या कह रहे हो नीचे वाला? डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, अपग्रेडेशन, टैली सॉफ्टवेयर बेचता है जैसे, तो क्या चीज है वो? ठीक है, सर्विस ही है। डिस्प्यूटेबल है, मेरे हिसाब से सर्विस हो, सर्विस ही होगी, ठीक है जी। अच्छा, लास्ट पॉइंट ये आई थिंक ये अग्रीइंग और कंपोजिट। एक बात बताइए आप, अगर आप कोई एक्ट करते हो, कैन आई से इट इज अ सर्विस? कैन आई से यू हैव सप्लाइड समथिंग? लाइक अगर आप गाना गा रहे हो, सो बाय डूइंग एन एक्ट आपको पैसा मिल रहा है ना। कैफे के अंदर एक बंदा सिंगर गाना गा रहा है, सो ही डू एन एक्ट, तो पैसा मिल। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है सर आप मत गाओ सर, आपको हम पैसे दे देंगे सर? जैसे अभी रिसेंटली जैसे दुष्यंत सर ने बोला था दोबारा गाएंगे ना, तो बच्चों ने बोला कि नहीं नहीं गाओ सर। इफ यू डोंट सिंग आई विल पे यू, इफ यू डोंट compete आई विल पे यू। आपके पास 5 फ्लोर बनाने की परमिशन है, 3 फ्लोर पे रुक जाओ, आई विल पे यू। बाय नॉट डूइंग एन एक्ट इज ऑल्सो सप्लाई। मैं पैसे दे रहा हूं से ये काम ना करूं, समझ रहे हो? तो बेसिकली ये पॉइंट क्या है? अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन, अग्रीइंग मतलब आप मान रहे हो किस, दैट यू आर अंडर ऑब्लिगेशन टू refrain फ्रॉम एन एक्ट, डोंट एक्ट आई विल पे यू, और टू टॉलरेट एन एक्ट। टॉलरेट का मतलब क्या हुआ? टॉलरेट हुआ भाई मेरी शॉप है, बाहर मोमोज वाले भैया ने अपनी दुकान लगा ली, उन्होंने कहा सर आप मुझे टॉलरेट कर लो, मैं आपको महीने का 5,000 रुपए दे दूंगा, आप उसे रेंट भी बोल सकते हो, समझ रहे हो? टॉलरेट क्या हो गया? अब ये चीज हो गया, मान लीजिए एक कॉलोनी के अंदर गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे में स्पीकर पे गाने चल रहे हैं, भजन चल रहे हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं पंजाबी में, क्या बोलते हैं? अरदास, और बहुत ही कॉमन जो वर्ड होता है शब्द, ठीक है, ठीक है। तो भाई सोसाइटी कह रही है अरे ये ऐसे अगर स्पीकर पे चल रहे हैं गुरुद्वारे वाले, भाई साहब सोसाइटी के प्रेसिडेंट को बोलो 50,000 हम देंगे एंड प्लीज आप चलने दीजिए। क्या ये टॉलरेट एन एक्ट नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या ये भी सप्लाई? बिल्कुल सप्लाई, समझ रहे हो? तो बेसिकली ये सारी चीजों को सप्लाई ऑफ गुड्स माना जा रहा है, सर्विस माना जा रहा है, सर्विस। इफ यू डू एन एक्ट दैट्स सप्लाई ऑफ सर्विस और गुड्स, मतलब इफ यू डू एन एक्ट सर्विस, इफ यू डोंट डू दैट्स ऑल्सो सर्विस, अगर पैसा मिल रहा है। अगर आप टॉलरेट कर दो तो भी है, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें क्या हो गई? सप्लाई ऑफ सर्विस हो गई। बताइए क्लियर है? एग्जाम्पल पढ़ लो समझ आ जाएगा। हाँ जी। अगर वो मेरा बिजनेस चल रहा है, जैसे हमने कंपलसरी अगर किस कॉन्टेक्स्ट में समझा था कि हम घर में रह रहे हैं, तो वो तो मेरा बिजनेस नहीं है, बट यस अगर मेरा एग्जैक्ट, हाँ सर, मैं सप्लाई कर। क्लियर है बच्चे? 48 पढ़ लिया? बस बेटे 49 भी पढ़ दो बेटे एक बार। कुछ नहीं करना है इसका वैसे, मतलब रीडिंग मटेरियल है। पॉइंट नंबर एफ पढ़ लेना एक बार। पॉइंट नंबर एफ कह सकता हूं दिस इज मशीनरी गिवन ऑन हायर, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। व्हाट इज वर्क कॉन्ट्रैक्ट? वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चे एनी सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे कि घर बनाना इज अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, जिसके अंदर गुड्स भी होते हैं, सर्विस भी होते हैं, और उस फॉर्म में नहीं बेचे जाते, वो अलग, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के फॉर्म में दिए जाते। जैसे अगर मैं आपको बोलूं पूरे एसी का एयर कंडीशन आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं, ये बड़ी पूरे मॉल का, ये बड़ी बात है छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। सिटी वॉक मॉल का पूरा एसी का काम आपका। आपने कहा सर सर्विस करनी है, लगाने का भी काम दे दिया मैंने आपको। भाई साहब कितने करोड़ों का काम है। लेकिन आप मुझे बताओ,
आप गुड्स बेच रहे हो, ये सर्विस दे रहे हो, या ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, दैट्स नॉट मूवेबल। मैं कोई विंडो एसी लगाने को नहीं बोल रहा आपको 500 दुकानों में 500, जो आप बोलो आप गुड्स बेच रहे हो मुझे, आपको पूरा पूरा सेटअप एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो वो क्या हो जाता है आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट। रोड बनाना, डैम बनाना, रेलवे ट्रैक बनाना, ये सारी चीजें क्या है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है। कहिए, क्लियर है जी? लिख लोगे ना, ये समझ आ गया ना, सारा का सारा स्केड्यूल 2 खत्म है आपका। एक दो क्लैरिफिकेशन उसके बाद नमस्ते है जी बात। टैक्सेबिलिटी ऑफ टेनेंसी राइट, ओ माय गॉड, टेनेंसी राइट पता है किसी को? याद है हाउस प्रॉपर्टी, जो रेंट पे रह रहा है, हम यहाँ पे रेंट पर है, मैं रेंट देता हूँ, ये टेनेंसी राइट है? कोई टेनेंसी राइट नहीं है ये। अगर लैंडलॉर्ड ने भेज दिया अभी मैसेज 1 महीने बाद आपको खाली करना है, खाली करना पड़ेगा, आई डोंट हैव एनी राइट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है दैट ईदर पार्टी कैन गिव 1 मंथ नोटिस एंड टेनेंट हैज टू वेकेट, और आई एम आल्सो अलाउड टू वेकेट, मेरे को दूसरी जगह जाना है, आई जस्ट नीड टू गिव 1 मंथ और 2 मंथ नोटिस। याद करो बेटे, हाउस प्रॉपर्टी में रेंट कंट्रोल एक्ट, याद करो स्टैंडर्ड रेंट, फेयर वैल्यू, याद करो आर्चीज की दुकान जो मैंने आपको बोली थी, जो बहुत ही कम किराए पर। यहाँ पे फिक्स कर दिया था ना रेंट पहले ही। एग्जैक्टली, क्या हुआ? म्युनिसिपल टैक्स, हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल, मैं कहाँ सा हूँ। ठीक है, आप मुझे बताइए, याद है वो रेंट कंट्रोल में मैंने आपको बताया था कि मेरे रिलेटिव की आर्टिस्ट की दुकान है, उन्होंने 50% पेमेंट कर दी थी। तो जब आप 50% करते हो तो जो लैंडलॉर्ड होता है वो पगड़ी दे देता है, दैट्स कॉल्ड पगड़ी सिस्टम। इसको पगड़ी बोला जाता है, टेनेंसी राइट को बोला जाता है पगड़ी सिस्टम। महाराष्ट्र में बहुत कॉमन है वो राइट। ये है कि अब मैं आपको बाहर नहीं निकालूंगा क्योंकि आपने इतनी बड़ी पेमेंट कर दी, दैट्स कॉल्ड, दैट इज इंटेंजिबल। कैपिटल गेन में भी था टेनेंसी राइट। ठीक है, अब मुद्दे की बात ये है, ध्यान से सुन लो। टेनेंट 1 करोड़ रुपए दे रहा है, जैसे यहाँ की प्रॉपर्टी की वैल्यू ना 5 करोड़ होगी, मैंने 2.5 करोड़ दे दिए लैंडलॉर्ड को, तो वो क्या दे देंगे मुझे? टेनेंसी राइट, दैट्स कॉल्ड पगड़ी। तो इसका मतलब क्या, उन्होंने जो पगड़ी दी, पगड़ी की वैल्यू कितनी लगा रहा है? 2.5 करोड़ रुपए। क्या ये सप्लाई है या नहीं? लेट मी टेल यू, पगड़ी सिस्टम के अंदर रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, एसडीएम ऑफिस जाना पड़ेगा, कुतुब मीनार के पास जो है, जिस तरीके से आप प्रॉपर्टी को बेचते हो उसी तरीके से पगड़ी को भी रजिस्टर कराया जाता है, इस पे भी स्टैंप ड्यूटी लगती है। तो कंफ्यूजन ये आती है सर, जिस पे स्टैंप ड्यूटी लग रही है उसको तो आप जीएसटी में डालोगे नहीं, क्योंकि जिस तरीके से घर को बेचते हैं तो स्टैंप ड्यूटी, ऐसा कुछ नहीं है। पगड़ी सिस्टम इज कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, जीएसटी लगेगी। इफ आई प्रोक्योर राइट, वही सारा वही मान लो आप, आर्चीज वाला, आर्चीज ने जो पैसे दिए थे, ठीक है, क्यों दिए पैसे? तो कोई सर्विस मिल रही होगी, तो जो सप्लायर था, क्या उसने सप्लाई करी? बिल्कुल सप्लाई करी। तो टेनेंसी राइट देना इज सप्लाई ऑफ सर्विस। कहिए, क्लियर है बच्चे? अब ये पूरा का पूरा सर्कुलर लिखा हुआ है, आप सिर्फ बोल्ड वाला पढ़ लो, बाकी तो आपका पेज बना ही दिया मैंने। ब्लू वाला पढ़ लिया? इसके बाद ऑल दो पढ़ लेना, ऑल दो, ऑल दो के आगे भी पढ़ना, सिर्फ ऑल दो पढ़ लीजिए, ऑल दो से लेके, हाँ ये पेमेंट और जीएसटी था, फिर अगला भी जीएसटी का, बस ये पढ़ लो बेटे, बस सेट है कहानी पे। एक दो पॉइंट ही और होंगे बस, नहीं मतलब है एक दो पॉइंट और, आप बोलोगे तो मैं ओवर कर दूंगा, होमवर्क दे दूंगा आपको, आप भी। अच्छा, अरे गर्मी लग रही है भाई, गर्मी लग रही है, आपस में लड़ाई हो रही है बंदों को, हैं? अरे यार, ये कॉफी भाई उसकी डाइट देखी, पहले 2.5 करोड़ की लानी थी, अब मान लो उसने 2 साल बाद वो प्रॉपर्टी खरीदी, तो 2.5 करोड़ और देगा बस। तब नहीं माना वो प्रॉब्लम। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? ओ माय गॉड,
सर ये मैंने आपको ना सिखा दिया है, लेकिन एक बार इसको पढ़ लीजिए बस, क्योंकि मैं पढ़वाया नहीं ना आपको, तो थोड़ा सा वो देख रहे थे आप, अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू refrain फ्रॉम एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट, एग्जैक्टली ये भी पढ़ा है लेकिन पूरा नहीं पढ़ा था बस अभी, है ना। आप ही की दुकान थी, आप भूल गए। टू टॉलरेट एन एक्ट सर्विस, मोमोज वाले भैया ने सर्विस प्रोवाइड करी। सारा दिन मोमोज के लगे बोल के मैं जानकारी ये मैं ग्राम वाले चावल ठीक है सब 500 प्लेट जो मोमोज के प्लेट है जी बच्चे, ए रीड करो रे इसको। हाँ वही है, पर रीड कर लो। ये देख रहे हो, refrain फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट एंड टू डू एन एक्ट। समझ आ रहा है। अब वो क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा है, ऑब्लिगेशन टू refrain फ्रॉम एन एक्ट, मतलब यू आर नॉट डूइंग, यू आर गेटिंग मनी। तो एग्जाम्पल पढ़ लीजिए प्लीज। एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा प्लीज। पॉइंट नंबर 52 भी पढ़ लीजिएगा प्लीज। पढ़ लिया 52? तो ये ना 30 अमाउंट सर रुक जाओ 52 का ऊपर भाई दूसरे को भी अपनी काम करिए कर रहा है चलता रहो पढ़ लिया? छा गए बेटे, छा गए आप। हाँ हाँ, मैं और ऊपर नहीं कर रहा, I'm just बिल्कुल बस ये पढ़ने के बाद तो चिल है आपका। हाँ अभी पहले पढ़ तो लो ना ये। तो रिफ्रेन वाला का एग्जांपल है ना ये। हाँ जी, ऊपर वाला रिफ्रेन है, दिस इज टॉलरेट। इस पे कैसे आते क्वेश्चन एग्जाम में? इस पे ना जब ये अमेंडमेंट आई थी ना, तो वैसे ना 50 पॉइंट्स और डल गए थे। बैंक चेक बाउंस होने की वजह से चार्जेस ले रहा है, ये कर रहा है, तो वो बहुत देखना पड़ रहा था। अब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें ये वाले एग्जाम्पल बताने चाहिए। वो ये पूछ लेगा कि एक जैसे RW है, ठीक है, वो लाउड स्पीकर को अलाउ कर रहा है, स्कूल के अंदर मॉर्निंग प्लेयर है, ठीक है। RW होते हैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सोसाइटी की जो होती, ठीक है, सो देर अलाउइंग इट। तो क्या ये कोई सर्विस है या नहीं है, तो आपको ये बताना, ठीक है। आपको मतलब ये कंक्लूड करना है कि हाँ सर ये भी तो सप्लाई एक तरीके का है। तो ऐसे तो काफी सारी चीजें जो अभी बाहर हैं इसके देश के काफी सब सर्विसेज से जा जैसे कि तो ऐसे तो मतलब काफी सारी है, कोई एक दो तो बता दो। जैसे मान लो जो घर होते जॉइंट्स में आपने देखा ना देखो ये बीच में बॉल होती है सर अब हाथ की मूवमेंट मत किया करो, आके हाथ अटक जाते हैं ऐसे करके। फिर देखो सर, जैसे घर है और जॉइंट फैमिली में रहते, ये दो दो घर है, बीच में बॉल है। जैसे सेपरेट केस होता है बाउंड्री नहीं है अब बिल्कुल ये पेड़ है पेड़ ऐसे ऊपर थोड़ा इधर ना हाँ रुक जाओ, आप अभी पूछा ना, बड़ा काफी क्रिटिकल डाउट है। हाँ जी, समझ लो सर हाँ हाँ बोलो। चलो मान लो मान लिया। ये तो घर है सेम टीम नॉर्मली घर है और बीच में बॉल यूज करते हैं बाउंड्री के लिए ऑब्वियस बात है ना ये तो। तो एक पेड़ मान लो किसी एक बंदे का पेड़ है तो ऐसे कुछ पार्ट इधर नहीं आता तो वो उसको मतलब रखने पैसे मांगेगा, मेरा पेड़ इधर आ रहा है तो मैं टॉलरेट कर। सर्विस नहीं है ऐसे ढूंढ तू अपने घर के आसपास में, नेबर से बात करियो, आज उनको बोलियो आई एम टॉलरेटिंग दिस, वो कहेंगे दे आर टॉलरेटिंग यू। सर नहीं बताना ना एग्जांपल मेरे भी मान लेते और हाँ जी बोलो। हम उसे कुछ करने के लिए अलग से पे करते हैं तो काइंड ऑफ Yes, he is tolerating your unlawful activity. He is doing, he is supplying service. और कि मैं आपको नोटिस नहीं भेजूंगा, जैसे पुलिस वाले होते हैं, आपने रेड लाइट क्रॉस करी और आप उनको कह रहे हो
₹1000 का चालान है, 200 रुपए ले लो, सो ही इज टॉलरेटिंग एन एक्ट। बिल्कुल सही कह रहे हो। बट डू यू थिंक कि वो सरकार को बोलेगा मैंने टॉलरेट करा तो मैंने इसलिए जीएसटी लगाऊंगा? ये तो अंडर हैंड होगा ना सारा। हाँ, समझ रहे हो? बट यस, आप ये कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए, इन सबको सप्लाई, हाँ अरे भाई, अरे ना भर्ती होगी ना, इन्होंने भाई क्या बोला? जीएसटी बढ़ता था, ये बोला हुआ है। नहीं तुम भाई उसकी पैंट इसने उसकी पैंट खींची कि उसकी पैंट खींच तो उसकी पैंट खुल जाएगी। ये जो 3 एक्टिविटीज है ना बच्चे, ये ऐसे नहीं है जैसे आप ये जो हरकतें कर रहे हो ना, यही चीज लिखी हुई है, देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। ऐसे एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे इम्प्लाइड हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कोई भी हवा में कोई भी बात करने लग जाए, नहीं, ठीक है। हाँ, ठीक है, एक बार पढ़िए कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए। देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस और implied agreement और contract must exist, कि बहुत ही ऑब्वियस है। मतलब ये चीज नहीं है कि एक चीज से प्रॉब्लम हो रही है और वो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर पे प्रॉब्लम है, जैसे फ्लोर बिल्डर बना रहा है और आप जैसे 7 वाला घर है, इधर 3 मानो यहाँ पे 4 फ्लोर है, पर यहाँ पे परमिशन है 6 फ्लोर की, यहाँ का बिल्डर कह रहा है मैं तो बनाऊंगा, उससे बोला भाई तू पैसे रख ले, मैंने कहा ठीक है एक ये वाला एग्रीमेंट बना दे, ठीक है कि ये पैसे, तो वो चीज भी आपकी क्या हो जाएगी, उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बताना। इम्प्लाइड में मतलब होता है अगर कोई चीज बहुत ही मैसिव लेवल पर अगर चल रही है तो उसका जरूरत नहीं है कि तू रिटर्न ही दिखाए, तो जब ये दिखा देगा मैंने इनको सप्लाई करा था, तो वो चीज। इलीगल के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट अगर आप ऐसे करो तो नहीं, जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, फिर आपने स्टे ऑर्डर ले लिया, किस बात का स्टे करवाया, उसको रुकवाया आपने, फिर जिनका काम रुकवाया उसने पैसे ले ले और स्टे हटवा दे, यही बोलना चाह रहे हो? आपने पैसे ले लिए, नहीं लिया आपने और पैसे चाहिए आपको, नॉट नेसेसरी, मतलब ये सिर्फ इसमें तो, इस कॉन्टेक्स्ट में तो कहीं नहीं जा रहा है ये, इसमें तुम्हें ये ध्यान रखना है पेपर में कि तुम्हारा एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, चाहे एक्सप्रेस हो, रिटर्न हो, चाहे इम्प्लाइड, समझ रहे? अब वो उस केस को उसमें कैसे तो इवॉल्व करेगा वो एक बार अलग से देख लेंगे, चाहे, पर उसमें अभी तो नहीं जा रहा। एंड ऑब्वियसली देयर शुड बी कंसिडरेशन, सेकंड पॉइंट क्या बच्चे, कंसिडरेशन होना चाहिए, अगर ये है तो सप्लाई मान लिया जाएगा, नहीं है तो, और सर जी आपका सारा का सारा सप्लाई चैप्टर ओवर है। बताइए, ऑल क्लियर टिल हियर? तो सर जी मेरे हिसाब से इतना रखते हैं, और एक बार मैं आपको कल का अपडेट कर दूंगा, अगर कल का होगा तो मैं आपको बता दूंगा। चाहे चाहे हो सकता है 1-1.5 घंटा ना, 1-1.5 घंटा ना ऑनलाइन बुला लूंगा, चाहे ठीक है ऐसे कर लूंगा हल्का सा कुछ थोड़ा सा, हाँ ठीक है, एक बार ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है शाम में रखो, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।